नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा एक और चैनल है ट्रू एजुकेटर के नाम से। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूं सोशल स्टडी से, और जो भी मुझसे राय वगैरह लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, नोट्स मंगवाना चाहते हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस तरह से सिलेबस है, क्या सेकंड ग्रेड को क्रैक करने के टिप्स हैं, एक्स वाई जेड, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको सलाह चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर 9887121369 पे आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। बेझिझक होकर आप सलाह लीजिए, और बहुत अच्छे नोट्स हैं। नोट्स अगर आप मंगवाना चाहते हो तो नोट्स भी अवेलेबल है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जितने भी लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। क्या पता किसके ये काम आ जाए। शेयर ज़रूर करें आप ये वीडियो को। ये आपसे एक आग्रह रहेगा, विनती रहेगी, और बाकी आपके लिए मैं बनाता रहूँगा वीडियोज़। तो जिस प्रकार मैंने कहा कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और लोग चैनल को लाइक करें। आपके जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा है, जितने भी ग्रुप है वहाँ पे इस चैनल को पहुँचाइए। और मैं आपके लिए एक से एक सेकंड ग्रेड के लिए विशेषकर वीडियोस लाता रहूँगा। जैसे सेकंड ग्रेड में चौहान वंश से आप बड़े कंफ्यूज होते हैं, चौहान वंश। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चौहान वंश, चौहान राजवंश। तो आज जो कवर करेंगे वो अजमेर के चौहान वंश कवर करेंगे। और क्या आपके चौहान वंश सिलेबस में वो भी मैं कवर कर लूँगा। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। बस आपसे इतनी गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। तो बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, चौहान राजवंश और उसमें भी अजमेर के चौहान। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। पहला ही प्रश्न यहीं से बनता है, किसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ में 4 राजपूत, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, चालुक्य और चौहान, इनका क्रम भी आपको याद रखना है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। देखो, मैं इजीली कह रहा हूँ, इसका मतलब आपको इजी नहीं लेना है, आपको बहुत उसको डार्क लेना है और बहुत अच्छे से याद करना है। मतलब मैंने कह दिया कि इनके क्रम को याद करना, तो याद करना ही है। की उत्पत्ति हुई सूर्यमल मिश्रण और मूणोद नैणसी, इनका क्या मत है? तो नैणसी द्वारा भी इस मत का समर्थन किया गया। मतलब अगर आपसे पूछे कि अग्निकुंड की जो उत्पत्ति बताई है चौहानों की अग्निकुंड से, उसमें कौन कौन समर्थक है, तो सूर्यमल मिश्रण है, मूणोद नैणसी है, पृथ्वीराज रासो है जो चंद्र बरदाई ने लिखी है। तो अगर इनके नाम आते हैं तो ये तो इसके पक्ष में है। अब एक नाम कोई डाल देगा वो आपका ऐसा चौथा नाम जो इसका समर्थक नहीं होगा, तो वो आपसे पूछेगा कौन अग्निकुंड का समर्थक नहीं है, अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति का। तो आपको ध्यान रखना ये तीनों तो हैं। उसके बाद में देखिए इसी बात का समर्थन क्या है, गौरीशंकर ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है। अब गौरीशंकर ओझा ने क्या कहा है वो आपको अलग से याद रखना है। सूर्यवंशी कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने इनको विदेशी बताया है, तो ये अलग याद करना है। गौरीशंकर ओझा सूर्यवंशी मानते हैं, कर्नल जेम्स टॉड विदेशी मानते हैं। पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य, देखो पृथ्वीराज विजय, हम पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बेदला शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस मैं रिपीट करता हूँ। गौरीशंकर ओझा तो इनको बताते हैं क्या, सूर्यवंशी। कर्नल जेम्स टॉड इनको बताते हैं विदेशी। यहाँ तक ठीक है। अब है पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र और पृथ्वीराज चौहान का बेदला शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। इसका मतलब है कि जो ओझा बता रहे हैं, ओझा सूर्यवंशी बता रहे हैं इनको,
वहीं पर पृथ्वीराज चौहान का बेदला शिलालेख, सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य भी इनको सूर्यवंशी बता रहे हैं। तो सूर्यवंशी कौन कौन बता रहे हैं? 4 लोग हैं, गौरीशंकर ओझा, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, सुरजन चरित्र और पृथ्वीराज चौहान का बेदला शिलालेख। 5 लोग हैं, 5 सोर्सेज है जो सूर्यवंशी बताते हैं, एक सोर्स है जेम्स टोड जो विदेशी बताते हैं, और बाकी सूर्यमल मिश्रण, मूणोत नैणसी और चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये इनको क्या बताते हैं? अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी बताते हैं। अब आगे देखिए, अचलेश्वर महादेव का हाँसी का शिलालेख में इनको चंद्रवंशी कहा गया है। अब अचलेश्वर मंदिर है वहाँ आपके सिरोही के अंदर, तो वहाँ पर अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख एवं हाँसी के शिलालेख में इनको चंद्रवंशी बताया, यानी अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख और हाँसी का शिलालेख इनको क्या बताता है? चंद्रवंशी बताता है। और आगे देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बिजोलिया लेख, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। मतलब मैंने जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बोला है उसको तो 101% आपको याद करना ही है, ये मेरा अनुभव है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बिजोलिया लेख के आधार पर चौहान ब्राह्मण थे। चौहान क्या थे? ब्राह्मण थे दशरथ शर्मा के अनुसार। इनका मूल स्थान जांगल देश यानी बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ था। सांबर को के आसपास सपाद लक्ष्य का क्षेत्र था। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान में चौहान वंश की विभिन्न 5 शाखाएं मिलती हैं। 5 शाखाएं मिलती है, उनसे मतलब नहीं है, आपके सिलेबस में क्या है वो मैं पढ़ाऊँगा। तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। देखो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो और सूर्यमल मिश्रण और मूणोत नैणसी, इनको अग्निकुंड से बताते हैं। इनका क्रम है प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान। ओके। गौरीशंकर ओझा इनको सूर्यवंशी बताते हैं। जेम्स टोड इनको विदेशी बताते हैं। अच्छा, सूर्यवंशी बताने में और कौन कौन है? तो सूर्यवंशी बताने में इनको और एक तो पृथ्वीराज विजय हैं, एक तो पृथ्वीराज विजय हैं, एक हमीर महाकाव्य, एक सुरजन चरित्र है, एक पृथ्वीराज चौहान का बेदला शिलालेख है, ये भी इनको सूर्यवंशी बताते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक है आपके अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख और हाँसी का शिलालेख, इसको चंद्रवंशी बताते हैं। और दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर ब्राह्मण बताते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक अग्निकुंड का सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनका जो मूल स्थान था वो जांगल देश था, सीधा पूछा जाता है, जांगल देश इनका मूल स्थान था। जांगल देश में भी सांबर के आसपास सपादलक क्षेत्र, जांगल देश में भी सांबर के आसपास सपादलक जो क्षेत्र है वो। और इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। राजस्थान में चौहान वंश की विभिन्न 5 शाखाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान वेरी इंपॉर्टेंट है। अजमेर के चौहान, इस वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। वेरी इंपॉर्टेंट, वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील के का निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या है? इसने सांबर झील का निर्माण करवाया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि वैसे सांबर झील क्या मानी जाती है? प्राकृतिक मानी जाती है, लेकिन अगर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर हम माने तो वो है वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासन प्रारंभ हुआ और वासुदेव के उत्तराधिकारी दुर्लभ राज प्रथम का नाम मिलता है। दुर्लभ राज प्रथम के पुत्र गुवुक के समय शैव संत भावरक्त द्वारा हर्ष की पहाड़ी पर चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इसी वंश के शासक सिंहराज, सिंहराज से पूर्व चौहान प्रत्यारों, यानी सिंहराज, देखो सिंहराज जब तक आया ना चौहान वंश में, तब तक चौहान वंश प्रत्यारों के सामंत थे। ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी किसके समय स्वतंत्र हुए? तो चौहान सिंहराज के समय स्वतंत्र हुए। तो एक तो संस्थापक पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दुर्लभ राज प्रथम हुआ, इसके समय क्या घटना हुई? एक हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया, ये आपको याद करने हैं। इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें भी छोड़ोगे तो फिर क्या याद करोगे। जबकि सिंहराज ने स्वतंत्र चौहान वंश की नींव डाली। सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय इस वंश का प्रतापी शासक था। प्रथम प्रतापी शासक अगर आपसे पूछे तो विग्रहराज द्वितीय। अब विग्रहराज द्वितीय के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। विग्रहराज द्वितीय का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो
विग्रराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। एक बात तो ये याद रखनी है। 956 के आसपास सपादलक का शासक बना। विग्रराज द्वितीय के बारे में हर्षनाथ के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ये अभिलेख पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ द्वारा लिखवाया गया। पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ द्वारा लिखवाया गया। विग्रराज द्वितीय ने अनिल पाटन का शासक जो मूल राज था उसको हराकर कर देने के लिए विवश किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा भड़ोच में आशा माता का मंदिर बनवाया है। मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो जितने भी पॉइंट्स है आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में अजयराज या अजयपाल वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। यह चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक था। इसका काल चौहानों के साम्राज्य निर्माण काल कहलाता है। चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल किसके समय है? अजयराज के समय। मालवा के परमारों पर दबाव बनाने और अपने साम्राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए इसने क्या किया कि 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया। इनके द्वारा जैन धर्म को संरक्षण दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री अजय देव नाम के लिखित चांदी के सिक्के भी चलाए। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती या सोमलेखा का नाम मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है सारी बातें। उसके बाद में आता है अर्णोराज, जो अजयराज का पुत्र था। अर्णोराज 1133 ईस्वी में अजमेर का शासक बना और पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को जीता। 1135 में गजनी के सुल्तान बहराम शाह के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलर हसन ने नागौर पर आक्रमण किया। अजमेर में चंद्रा नदी के निकट सलर हसन को हराया और हसन को हराने की खुशी में आना सागर झील का निर्माण करवाया। मतलब आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। चालुक्य शासक कुमार पाल ने अर्णोराज को हराया। चालुक्य शासक ने हराया कुमार पाल ने। ये प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश में इसका उल्लेख मिलता है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि स्वयं शैव धर्म को मानता था, लेकिन फिर भी वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है विग्रहराज चतुर्थ, जो चौहान वंश में सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी एक एक बात आपको याद रहनी चाहिए विग्रहराज चतुर्थ की। इसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिसल देव के नाम से भी। 1158 में विग्रहराज चतुर्थ यहाँ का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों और दिल्ली के मुसलमानों, गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह और हमीर को खेतड़ी के निकट बबेरा नामक स्थान पर पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कवि बांधव के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसी को जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। यानी एक संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा, और वो हरिकेली जो नाटक है आज भी जो आपके 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो संस्कृत महाविद्यालय था उसकी जगह 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया बाद में। तो उस 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, तो उस पर जो कुछ लाइनें रह गई या आज भी उल्लेखित हैं, और जो हरिकेली नाटक की कुछ लाइनें हैं वो आज भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। वर्तमान में टोंक जिले में स्थित बिसलपुर कस्बा और बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। ललित विग्रह का लेखक सोमदेव इन्हीं का दरबारी था। सोमदेव अगर आपसे पूछे तो इन्हीं का दरबारी था। इनके युग चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसल देव के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। पृथ्वीराज द्वितीय के निसंतान होने के कारण अर्णोराज का छोटा पुत्र सोमेश्वर शासक बना। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक बना, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। अब ये विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज चौहान, तो आपको पता ही ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री चेंज हो जाती है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के नाम से जाना जाता। पहली बात तो सोमेश्वर का पुत्र था। दूसरी बात, इनका जन्म अनिल पाटन में हुआ। तीसरी बात,
कब हुआ? 1166। चौथी बात, राज्यरोहण के समय इनकी आयु कितनी वर्ष की थी? 11 वर्ष। छठी बात, प्रारंभ में माता कर्पूरी देवी या त्रिपुरा के राजा के अचल की पुत्री थी कर्पूरी देवी ने इनका संरक्षण किया। सातवीं बात, कदमदास यानी केमास ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। आठवीं बात, पृथ्वीराज ने दल पंगुल की उपाधि धारण की। नवीं बात, पृथ्वीराज की इस उपाधि का उल्लेख रंभा मंजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। 9 बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब इसके युद्ध किस किस के साथ हुए, इनका संघर्ष किस किस के साथ हुआ, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर वो भी पूछता है। तो देखो, सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुनों का दमन किया। केमास की सहायता से, यानी केमास प्रधानमंत्री था, से अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया सबसे पहले। उसके बाद में भंड नायकों का दमन। 1182 में भरतपुर और मथुरा क्षेत्र में भंड नायकों का दमन किया। पृथ्वीराज से पूर्व विग्रहराज चतुर्थ ने भी भंड नायकों का दमन किया था। उसके बाद में देखो महोबा विजय, ये भी इंपॉर्टेंट है। महोबा विजय 1182 में जेजाज भुक्ति के चंदेल शासक परमर्दी देव या परमार्दीन को हराया और राज्य की में जेजाज भुक्ति। आगे ले चलता हूँ स्लाइड में आपको। जेजाज भुक्ति के अंदर बुंदेलखंड और महोबा सम्मिलित थे। महोबा इसकी राजधानी थी। परमर्दीन ने पराजय के बाद अपने सीमावर्ती कई गांव पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिए, जिन्हें पृथ्वीराज ने वापस लौटा दिया। इस दौरान परमर्दी देव के सेनापति उदल और आला मारे गए। ये इंपॉर्टेंट है, उदल और आला मारे गए, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में चंदेल शासक ने गढ़वाल शासक के साथ पृथ्वीराज के खिलाफ संगठन बना लिया। गुजरात पर आक्रमण, अब गुजरात पर आक्रमण देख लेते हैं अपन। 1184 में नागौर में पृथ्वीराज व जगदेव प्रथियार, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय का प्रधानमंत्री के मध्य अनिर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद 1187 में भीमदेव ने व पृथ्वीराज के मध्य संधि हो गई और इस संधि के से चालुक्य व चौहानों के मध्य चली आ रही लंबी शत्रुता का अंत हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। चौहान और गढ़वाल संघर्ष, राज्य विस्तार को लेकर पृथ्वीराज और कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद के मध्य शत्रुता थी। जयचंद द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के दौरान उसकी पुत्री का संयोगिता का स्वयंवर से पृथ्वीराज द्वारा उठाकर ले जाने, ये कहानी आपको बताइए कि जो जयचंद की जो पुत्री होती है संयोगिता, वो पृथ्वीराज से प्रेम करती है, और वो जो द्वार वाली कहानी है कि द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा देते हैं और संयोगिता उस मूर्ति को माला पहना देते हैं, और ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता पड़ती है। पृथ्वीराज चौहान उसको संयोगिता को उठा कर ले जाते हैं, भगा कर ले जाते हैं और विवाह कर लेते हैं, और इससे जयचंद और अपने पृथ्वीराज चौहान के मध्य और भयंकर जो है संघर्ष बढ़ जाता है। इसी कारण जयचंद ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब तो मोहम्मद गौरी से युद्ध होना है, मोहम्मद गौरी से बस लास्ट बचा है, मोहम्मद गौरी से युद्ध। गौरी से युद्ध, ये छठा पॉइंट है, गौरी से युद्ध। तो पृथ्वीराज के समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में नागौर में गौर प्रदेश के शासक मोहम्मद गौरी का शासन था। साम्राज्य विस्तार को लेकर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र के अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर 21 बार आक्रमण किया, किंतु प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार, प्रबंध कोश के अनुसार 20 बार। ये याद नहीं करना है। पृथ्वीराज के प्रबंध में 8 बार आक्रमण किया है, उसका उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से गौरी द्वारा 2 ही आक्रमण हुए। ये दोनों ही आक्रमण आपको याद रखने हैं। एक तो है फेमस तराइन का प्रथम आक्रमण 1191 में, और तराइन का द्वितीय आक्रमण 1192 में। तो देखो, गौरी व पृथ्वीराज के मध्य 1191 में हरियाणा के थानेश्वर व करनाल के मध्य स्थित तराइन के मैदान में पहला युद्ध लड़ा गया। घनश्याम खेड़ा ने तराइन को भटनेर के निकट बताया। इस युद्ध के दौरान दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज ने गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल अवस्था में गौरी सेना सहित मैदान छोड़कर भाग गया। उसके बाद में आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी
जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। 1191 में हारने के बाद में 1192 में गौरी पुनः तराइन के मैदान में आ जाता है। ये पृथ्वीराज के साथ द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज गौरी के हाथों पराजित हुआ। मिनाज उस सिराज के अनुसार इस युद्ध में पृथ्वीराज को सिरसा नदी के किनारे पकड़कर मार डाला। ये मिनाज उस सिराज कहता है। चंद्रप्रदाय के अनुसार पृथ्वीराज को सिरसा सरस्वती के समीप बंदी बनाकर गजनी ले जाया, ये चंद्रप्रदाय कहता है। जहाँ शब्दवेदी बाण, जो आपको कहानी पूरी पता ही है, से गौरी को मारने के बाद बाद चंद ने पृथ्वीराज ने चंद को मार दिया, यानी चंद्रप्रदाय को मार दिया। और ताजुल मासिर और प्रबंध कोश व पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथों के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पकड़कर गौरी ने अपने अधीन कर लिया। इस बात की पुष्टि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज व गौरी के सम्मिलित सिक्कों से की है। 1193 ईस्वी के ही हैं वो सिक्के, इसलिए इससे पुष्टि होती है। तराइन द्वितीय में चित्तौड़ के रावल समर सिंह के अलावा राजस्थान के किसी भी शासक ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, तो ये समर सिंह इंपॉर्टेंट हो जाता है। गढ़वाल शासक जयचंद मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ा। गढ़वाल शासक जयचंद मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ा, ये भी आपको याद रखना है। इस युद्ध के बाद, अगली स्लाइड पहले चलता हूँ। इस युद्ध के बाद गौरी ने अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंप दिया। ये आपको याद रखना है, गोविंदराज के पास शासन आ गया अजमेर का अब, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो रहा नहीं। लेकिन गोविंदराज के भाई हरिराज ने आक्रमण करके गोविंदराज को पदच्युत करके स्वयं अजमेर का शासक घोषित कर दिया, खुद शासक बन गया। अब आपको याद क्या रखना है, जयानक, देखो गोविंदराज तो यहाँ से भाग जाएगा और रणथंभौर चला जाएगा, तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कौन करेगा, गोविंदराज करेगा। और यहाँ कौन रह जाएगा, तो यहाँ कौन रह जाएगा, हरिराज रह जाएगा, जो गोविंदराज का भाई था। जयानक, चंद्रप्रदाय, बागेश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान पृथ्वीराज के समकालीन थे। ये सारे विद्वान इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे कौन सा विद्वान इनके समय था कौन सा नहीं, तो ये सारे याद करने। इसके शासनकाल में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन और अध्यापन होता था। पृथ्वीराज शैव भक्त था। इन्होंने वर्तमान बीसलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने में थोड़ा सब्र तो रखना पड़ता है। जो जो चीज़ें मैंने बताई है इसको आप अच्छे से रिवीजन करें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप याद रखें, जो चीज़ें मैंने कुछ एक छोड़ने कही कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ सकते हैं। लगभग बाकी चीज़ें आपको याद रखनी है और याद करनी है। बार बार वीडियो को देख के रिविज़न करें। किसी भी सलाह के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9887121369 पे आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल पहुंचाइए, लाइक शेयर जितना भी आप कर सकते हो उतना करिए। कम से कम 3 लोगों से इनको सब्सक्राइब करवाओ और उनको बोलो कि आप भी, हर व्यक्ति 3-3 लोगों से सब्सक्राइब करवाए इस चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।